आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, हमने पार्ट बी में से कितने चैप्टर्स पढ़ लिए? कुछ याद है? जी 6, माइक को ना थोड़ा 5 और 6 किए थे, अब 7 करना है। रिकॉर्डिंग में तो आ जाती है लेकिन मुझ तक वो सही आवाज नहीं आती है। पता नहीं स्पीकर का मसला है किसका। मैं कह रही हूँ हम लोग ने पार्ट चैप्टर 5 और 6 किए थे और अब आज 7 करना है अभी। अब 7 कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 5 कर लिया था हमने लास्ट क्लास में, और फिर 6 भी कर लिया था। अब हम चैप्टर 7 करने लगे। ठीक है जनाब, अब हमने अच्छा चैप्टर 6 भी कर लिया था। बैंकिंग मनीज रिसीव कर लिया था ना ये। चैप्टर 5 चैप्टर 6 हो गया था। मानूर, आप अभी कौन से पेपर दोगी, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के? जी फर्स्ट मैं फर्स्ट फर्स्ट ईयर क्या। फर्स्ट ईयर के देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा हम चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 है रिकॉर्डिंग मनी रिसीव। हम जब बैंक में ट्रांसफर करवाते हैं या किसी से मनी रिसीव करते हैं कैश की सूरत में, या फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, इसमें आपने पढ़ना है। रिकॉर्ड क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास एक हमें सिर्फ हमें एक चीज का खतरा नहीं होता भाई, उसमें एरर के भी चांसेस होते हैं, उसमें फ्रॉड के भी चांसेस होते हैं। तो इन चांसेस को आप कैसे इन पे कंट्रोल कर सकते हो, उनको कैसे सिक्योर बना सकते हो, तो हम ये सीखेंगे इस चैप्टर में। अच्छा जी, सबसे पहले कंट्रोल ओवर रिकॉर्डिंग रिसीट्स कैसे कंट्रोल कर सकते हो। जब आप रिसीविंग करो तो उसको कैसे सिक्योर बना सकते हो, कैसे उस पर अपना कंट्रोल बना सकते हो। एनी आइडिया मनूर? नहीं। नहीं। अच्छा जी, देखो, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि भाई जितनी चीजें आप रिसीव करते रहें उसको रिकॉर्ड करते रहें। एक चीज तो ये है, साथ साथ आप क्या करो, आप तमाम ड्यूटीज को सेग्रीगेट कर दो, यानी हर पर्सन को अलग अलग ड्यूटीज उनको दे दो। ठीक है, तमाम इंडिविजुअल्स को, तमाम एम्प्लॉयज की ड्यूटीज को असाइन कर दें, अलग कर दें। एग्जाम्पल के तौर पे जिसने मनी रिसीव करी उसको अलग कर दें, इसकी रिकॉर्डिंग करने वाले को अलग कर दें, ठीक है। और जो गुड सेल कर रहा है उसको अलग कर दें, बैंक में डिपॉजिट करवाने वालों को अलग कर दें। तो इससे क्या होगा, इससे एरर या फ्रॉड के चांसेस कम हो सकते हैं। साथ साथ आप जितनी भी रिकॉर्डिंग आपने जितना भी रिसीव करा है उसको रिकॉर्ड जरूर करें। रिकॉर्ड करने के साथ साथ, अच्छा, आप हर चीज को रिकॉर्ड करते हो, तो इन केस आपने बैंक के थ्रू रिकॉर्ड करे तो एक आप भी क्या करोगे अपने पास
इसकी स्टेटमेंट बनाओगे कि भाई मैंने बैंक के थ्रू इतनी मनी रिसीव करी, इतनी मनी पे करी है। सही है, बैंक भी आपके हवाले से कि भाई हमारे पास फला बिजनेस की एक्स वाई जी बिजनेस की इतनी मनी रिसीव्ड हुई है, इतनी इनकी पेमेंट हुई है, उसमें इतने चार्जेस की डिडक्शन हुई है, इतनी ओवरड्राफ्ट था, वॉट एवर, वो तमाम डिटेल्स उनके पास भी होती हैं और ये हमारे पास भी होती हैं। हम इसको रखते हैं, अब ये कैश बुक में आप रिकॉर्ड करते हो, जितनी रिसीविंग बैंक के थ्रू करवाते हो, पेमेंट बैंक के थ्रू करते हो, तो जो हमारे पास स्टेटमेंट बनती है उस स्टेटमेंट का नाम होता है कैश बुक स्टेटमेंट। ये कैश बुक बुक ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है, इसको उसमें मिक्स मत करिएगा। ये किसके हवाले से है? कैश की रिसीविंग और पेमेंट के बारे में है, लेकिन ये कैश क्यों रिसीव हो रहा है, क्यों पे हो रहा है, किसकी बदौलत हो रहा है, कस्टमर वगैरह को ही, कस्टमर वगैरह से आप पेमेंट रिसीव करते हैं, मनी रिसीव करते हैं, और पेमेंट आप सप्लायर्स को भी देते हो, आप और ऑर्गेनाइजेशन को, जस्ट लाइक आपने बिल की पेमेंट करनी है, कोई टैक्स आया हुआ है उसकी पेमेंट करनी है, तो बैंक के थ्रू हो जाती है। अपने पास इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? इस स्टेटमेंट के थ्रू, कैश बुक स्टेटमेंट या कैश बुक के थ्रू। वहां क्या होगा, ये बैंक स्टेटमेंट के नाम से आएगी, आपके बिजनेस के हवाले से जितनी इसकी जो कैश रिसीव हो रहा है, कितना पेमेंट कर रहा है, वो उसके पास रिकॉर्ड होता है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बैंक में जो अमाउंट दिख रही है वो $25,000 है, यहाँ मेरे पास दिख रही है $20,000। अब ये डिफरेंस क्यों आता है? कुछ एरर्स भी हो सकते हैं, कुछ टाइमिंग डिफरेंस भी हो सकता है, कुछ और चीजें भी आपको फाइंड आउट होती हैं। तो आप क्या करते हो, अपने और उनके स्टेटमेंट को मैच कराते हो, और जो एरर्स या जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको खत्म करके इसको रिकंसाइल करते हो। ठीक है, ये पूरा स्टेप कहलाता है बैंक रिकंसिलिएशन, आप इसको पढ़ोगे चैप्टर 10-11 में, चैप्टर 11 में। जी। ठीक है। अच्छा, एनालाइज कैश बुक्स, show जी। how much money has been received and paid and what each account amount was for by placing it in the correct column. A cash book is a cash book is a day book or a book of prime entry। ये कैश बुक आपकी दूसरी है, और बैंक रिकंसिलिएशन में जो हमारे पास आती है वो अलग है, दोनों को मिक्सअप नहीं करिएगा। ठीक है। तो आपने जितनी पेमेंट और रिसीविंग जी। रिकॉर्ड करी होती है बुक ऑफ प्राइम एंट्री में, उसको भी एनालाइज करते हो, साथ साथ बैंक की जितनी स्टेटमेंट है उनको भी एनालाइज करते हो, अपनी स्टेटमेंट जो है उसको भी देखते हो, साथ साथ ड्यूटीज को भी क्या कर देते हो, सेग्रीगेट कर देते हो। तो इस तरह से आप जो रिसीव करते हो मनी, इस तरह से सिक्योर कर लेते हो। रिकॉर्डिंग आप सबसे पहले कहाँ करते होगे? कैश बुक में, है ना? कैश बुक के बाद दूसरे मरहले आते हैं कि भाई आपने बैंक में डलवाया है तो जी। आपने से रिसीविंग करी है, वो तमाम चीजें यहाँ से पढ़े, यहाँ से पढ़े। कहाँ से? In practical terms, the first place that a receipt may be recorded is on a cash register or on cash receipt sheets. See section 2 in this chapter. For accounting purpose, however, the receipt is not recorded in the accounting record of the company until it has been entered in a bank general ledger account. In some businesses, the cash register may be integrated into the accounting system. The controls over recording receipts must be as good as control over accepting and banking the money. If receipts are not recorded properly, how will we know whenever we receive all the money that is due to us? One of the main control in this area is cessation of duty, as we saw in chapter 5. This is where the receiving and the recording function are kept separate. One person will receive, count, and for the bank the money, while other person will record the money received. This is way of avoiding thief. Although confusion may occur between employees, bank organizations also have to control cash receipts. कर लिया।
पढ़ लिया, मुझे आवाज क्लियर नहीं हुई, मुझे आप खुद से मकसद समझाओ, माइक करीब करें जी, और मुझे मकसद समझाएं, क्या पढ़ा आपने, क्या समझ में आया। इसमें जो है हम रिसीप्ट जो होती है वो रिकॉर्डेड, वो कैश रजिस्टर में होती है या तो जो कैश रिसीप्ट शीट उसमें होती है। हम्म। फॉर अकाउंटिंग पर्सन दैट इज जो रिसीप्ट है वो रिकॉर्डेड नहीं होती अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ऑफ द कंपनी कंपनी जब तक वो एंटर नहीं हो जाती बैंक जनरल लेजर अकाउंट में। दोबारा बोलें, क्या कह रहे इन हैं। सम बिजनेस रजिस्टर का मैं कह रही हूँ, जो रिसीप होती है वो रिकॉर्डेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं होती और कंपनी के जब तक वो एंटर नहीं हो जाए बैंक जनरल लेजर अकाउंट में। और लिखा हुआ है द कंट्रोल ओवर, इस पैरा का मतलब समझाएं, पहले क्या लिखा है लिखा है। वन ऑफ द बेन सबसे पहले इसका मतलब समझाएं, क्या बात लिखी गई है। इस पैराग्राफ का। फर्स्ट पैराग्राफ पे, सेकंड पर पे, थर्ड पे, फिर फोर्थ पे एक आएगा। सेकंड। थोड़ा लाउड एंड क्लियर बोलिएगा। जी, इस पे लिखा हुआ है कि जो कैश रजिस्टर और हम रिसीव हमारी कॉल होती है कैश रजिस्टर पे और कैश रिसीव शीट्स पे। ठीक है। और जो अकाउंटिंग पर्सन और फॉर अकाउंटिंग जी, और जो रिसीप होती है वो नहीं रिकॉर्डेड होती बुक्स ऑफ द कंपनी जब तक वो कैश बुक पे एंटर ना हो जाए। ठीक है, कैश बुक वही आपका बुक ऑफ प्राइम। और जी, आगे, सेकंड। जी, और लिखा हुआ है कि रिकॉर्डिंग रिसीप्ट ऑन कैश शीट जब तक और कैश रजिस्टर्स जी, is a method of एक summarizing सेकंड। cash transactions which are then recorded in summary form in the cash book, which as we have seen in chapter 3 book of prime entry में हमने पढ़ा था कि समरी होती थी। आपके पास कैश बुक में जी, एक साइड होती थी रिसीविंग साइड, एक होती थी पेमेंट साइड, और रिसीविंग में आपके पास तमाम समरी होती थी कि किस डेट पे किस आप कस्टमर ने आपको पेमेंट करी है। ठीक है, सेम इसी तरह से आपके पास पेमेंट के हवाले से भी समरी होती थी। अच्छा, the controls over recording receipts must be as good as controls over accepting and banking the money. If receipts are not recorded properly, how will we know whether we have received all the money that is due to us? अगर हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो क्या हमें पता होगा कि हमें कितनी मनी रिसीव करनी है। क्या ये तमाम चीजें हम याद दहानी में अपने रख सकेंगे, मेमोराइज कर सकेंगे कि भाई कस्टमर ए से हमने कितनी पेमेंट रिसीव करनी है, कस्टमर बी से कितनी करनी है, कस्टमर सी से, क्योंकि हम पूरे साल में एक से दो कस्टमर्स को थोड़ी ट्रीट करेंगे। हम तो एक दिन में काफी कस्टमर्स को ट्रीट करते हैं। यस और नो महानूर, जी, है ना। तो जब एक दिन में आप मल्टीपल कस्टमर से डीलिंग करते हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप पूरे साल में सिर्फ कुछ ही या चंद ही कस्टमर्स को डील करें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इतने ज्यादा कस्टमर से ड्यू अमाउंट रिसीव करना और मेमोराइज करने के तौर पे तो जवाब ही नहीं होता, सवाल ही नहीं होता पैदा। इस वजह से आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो ताकि कोई एरर के चांस ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो, कोई भी हमारे साथ कोई गलत काम ना कर सके। इस वजह से हम रिकॉर्ड करते हैं और साथ साथ उनको याद दिलाते रहते हैं। देखो, एक कैश की बात होती है कि ऑन द स्पॉट आपने पेमेंट रिसीव कर ली है। दूसरा, आपको पता होता है कि आपने जो गुड्स सेल करी हैं वो आपने क्रेडिट पे करी हैं। अब जब क्रेडिट पे जब आप करते हो तो एक चीज सामने और आती है कि आपने वापस लेना होता है कैश। जो आपने ऑन द स्पॉट रिसीव करा है वो तो अलग बात है, उसकी आपने रिसीविंग ले ली, आप लिख लेते हो। उसकी आपने रिकॉर्डिंग भी करी होती है कि हाँ भाई हमने कितना कितना करा, हमारे पास कितनी अमाउंट अभी सेल के दौरान आई है, ताकि आपको पता चले कितनी गुड्स आपकी सेल हुई है। साथ साथ आपने ये भी याद रखना होता है, अब ये याद रख नहीं सकते हो क्योंकि मल्टीपल आपके पास कस्टमर्स होते हैं। तो इस वजह से आपके कस्टमर के ऊपर कितनी पेमेंट ड्यू है उसका भी आप हिसाब किताब रखते हो। क्लियर है। आगे क्या लिखा है, इज इट क्लियर मानूर। जी, आगे क्या लिखा है, वन ऑफ द मेन जी, कंट्रोल्स इन दिस एरिया इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज।
जैसे मैंने आपको बताया, किसी एक के जिम्मे सारे काम मत डालें, किसी एक पे भरोसा ना करें। और सिर्फ भरोसे की बात नहीं है भाई, ह्यूमन है और ह्यूमन एरर मुतवक्का हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी इंसान पे भरोसा कर रहे हो वो जानते बूझते ही गलत काम करे, अनजाने में भी हो सकता है। तो हम किसी भी तरह का मतलब किसी भी तरह का हम रिस्क नहीं ले सकते। इस वजह से भले ही वो कितना लॉयल हो, वो भले ही कितना आपका भरोसे का बंदा हो, लेकिन हम एरर भी कर सकते हैं। इस वजह से आप रिकॉर्डिंग भी करते हो, सेग्रीगेट भी कर देते हो ड्यूटीज को, साथ साथ स्टेटमेंट्स को चेक भी करते रहते हो ताकि उनका कंट्रोल रहे। क्लियर है? As we saw in chapter 5, जी। this is where the receiving and the recording functions are kept separate. One person will receive, count, and perhaps bank the money, while another person will record the money received. This is a way of avoiding theft, although collusion may occur between employees. ठीक है? Bank reconciliation also help to control cash receipt. See chapter 11. जैसे मैंने आपको बताया। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी बदौलत आप क्या करते हो, कंट्रोल कर सकते हो, सिक्योर बना सकते हो। कैश रजिस्टर्स किसे कहेंगे? अभी आपने पढ़ा भी था सरसरी तौर पे। आपकी नजर में क्या है कैश रजिस्टर? किसे कहेंगे आप कैश रजिस्टर? जी, जहाँ पर जो कैश रिसीव होती है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, जो हम जो रिसीव करते रहेंगे, ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री की बात नहीं है। जब आपने कैश रिसीव करा, बुक ऑफ प्राइम एंट्री अलग है, ये अलग है। सही है? कैश रजिस्टर्स क्या है? कैश रजिस्टर्स कैन बी वेरी यूजफुल इन द कंट्रोल ऑफ कैश रिसीट्स। दे आर एक्यूरेट एंड दे कैन बी यूज टू कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स इंफॉर्मेशन। क्लियर है कि भाई जितनी भी कैश की कलेक्शन हो रही है, जी। कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ आप इस जगह पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं डिफरेंट सेल्स की इंफॉर्मेशन को। क्लियर है? जी। आगे क्या लिखा है, रीड करें। वी हैव लुक एट द, पढ़े यहाँ से। We have looked at how the cash book works, but the cash book itself is not always the first place that the receipts are recorded. Sometimes it is more practicable to record प्रैक्टिसेबल। receipts somewhere else and then practicable to record receipts somewhere else and then summarize, then record them in the cash book, cash register, cash receipt sheets, or remittance list. Cash register is in some form that have in use for a long time in retail shops. They used to be manually operate, but today most are computerized. Some of the more large stores will sophisticated। have the cash register and larger stores will have the cash register which are all connected to a central computer. The cash register will update the computer automatically on as a sale takes place and each register can be updated for price change. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नहीं। हम्म। जी क्लियर है। ठीक है। फिर जी रिकॉर्डिंग क्लियर है। कैश रिसीव्ड बाय द रजिस्टर, किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? द टोटल ऑफ डेली सेल्स रिकॉर्डेड बाय द कैश रजिस्टर विल बी यूज इन द फॉलोइंग वेज। किस तरह से यूज हो सकती है? टू चेक द अमाउंट ऑफ मनी इन द कैश रजिस्टर एट द एंड ऑफ द डे अगेंस्ट द समरी। इफ देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसीज दे आर इन्वेस्टिगेटेड, जो कि हम चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। देखें, आपने कितनी अमाउंट रिसीव करी है आपको डे एंड पे पता चल जाएगा जब आप टोटल करोगे, है ना? आपने टोटल करा होगा कि भाई 1,000 आपने कस्टमर 1 से लिया था, कस्टमर 2 से जी। आपने 20,000 लिए, कस्टमर 3 से। तो आपको टोटल का भी पता चल जाएगा कि एंड ऑफ द डे आपने कितना टोटल कैश कलेक्ट करा है। अगर तो आपने जितना कलेक्ट करा है और जो आपने रिकॉर्ड करा है उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई मसला तो है। या तो एरर है या फिर किसी ने आपके पैसे चुराए। तो उसको आप चेक करोगे। ठीक है? जो हमने चैप्टर 5 6 में पढ़ा, सॉरी। देन टू रिकॉर्ड रिसीट्स इन द कैश बुक, और फिर इस चीज को आप जितनी रिसीविंग करिए, जितनी रिसीट्स आपके पास आई है कैश बुक में, यानी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड कर लेंगे।
The entry in the cash book will be the total amount of cash received. ठीक है. This will be analyzed into sales and sales tax to facilitate posting to the journal ledger. अब आप जितनी भी रिसीविंग कर लेते हो तो टोटल अमाउंट आप क्या करते हो, जितनी रिसीव हो गई है कैश बुक में फिर आप लिख देते हो और से फिर सेल्स और सेल्स टैक्स वगैरह बता देते हो. अच्छा, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल क्या है? वी हैव सीन हाउ एक्यूरेट अ कैश रजिस्टर कैन बी एंड हाउ वेल इट कैन कंट्रोल रिसीट्स. But the cash register will only act as an effective control if it is used properly. हमें इसकी इंपॉर्टेंस तो पता चल गई, लेकिन अब देखो कंट्रोल कर रहा है तो हमें इसकी इफेक्टिवनेस का भी ख्याल रखना चाहिए. कैसे ये इफेक्टिव रहेगा? एक्सेस कीज should be given to the appropriate members of staff and they should be kept in a safe and secure place. A spare set should be kept by the person in authority. हमें इसकी इम्पोर्टेंस पता है, सिक्योर बनाना है. अगर हमें इसको इफेक्टिवली यूज नहीं करना तो फिर फायदा ही क्या है इसको बनाने का? एक इफेक्टिव यूज कैसे हो सकता है? जब आप इसको सिक्योर बनाओ. आपकी मनी रिसीव जितना हो रहा है, कंट्रोल अगर इसके थ्रू हो रहा है तो फिर ये इसकी इफेक्टिव यूज है, वरना बेकार है. तो आप इसको कैसे सिक्योर बना सकते हो भाई? जितनी भी आपकी इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग की वजह से ये क्या है, इम्पोर्टेंट है. अब इसको जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जहां पे रख रहे हो, तो उसका एक्सेस हर एक के पास नहीं होना चाहिए. अब आज का मैनुअल जो सिस्टम है, आज का मैनुअल सिस्टम नहीं है, बल्कि आपका कंप्यूटराइज सिस्टम है. तो जब कंप्यूटराइज सिस्टम की बात आती है, वहां पे हर काम आपका आसानी से भी हो जाता है, साथ साथ आपके पास और चीजें भी फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है कि भाई जस्ट आपने इंफॉर्मेशन डालनी है और अपडेट हो जाएगा. तो बेटा जहां पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो कैश की, उसका एक्सेस हर एक के पास ना हो. मेक श्योर इट. देन स्टाफ शुड बी ट्रेन्ड इन द यूज ऑफ कैश रजिस्टर एंड देयर वर्क शुड बी ऑब्जर्व फॉर अ पीरियड. कुछ कह रही हैं? नहीं. ठीक है. तो तमाम स्टाफ को ऑब्वियसली जब आप नहीं जी. सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है या कोई आपने जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक वे से ही कर रहे होगे. तो अगर आप कंप्यूटराइज सिस्टम यूज कर रहे हो या जो आपका नॉर्मल रजिस्टर भी है, जहां पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज को उस हिसाब से ट्रेन करना है कि भाई इसमें रिकॉर्डिंग एटलीस्ट आपने करनी किस तरह से. क्लियर है? साथ साथ फिर आपने और क्या काम करना है? मैक्सिमम जी. पॉसिबल अमाउंट ऑफ प्रीसेट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोग्राम इनटू द कैश रजिस्टर. दिस सेव्स कैशियर टाइम एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फ्रॉड. क्या लिखा है भाई? मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट जो प्रीसेट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोग्राम इन द कैश रजिस्टर. अच्छा, पीरियोडिक इंफॉर्मेशन के बारे में हमने लिखा हुआ है. Periodic information produced by the cash register as such as average sales proceeds per customer, average sales. साथ साथ अच्छा देखो, इसके साथ आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती है ऑलरेडी कि आपके पास मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी है कैश की, कितना आपके पास है अवेलेबल, और पीरियोडिक इंफॉर्मेशन के भाई सेल्स कितनी हुई थी जून में, जुलाई में, जैन में, फेब में. ठीक है जनाब. तो इन तमाम चीजों को आप इस तरह से देख रहे हो. क्लियर है? इज इट क्लियर मानूर? जी क्लियर है. नाउ अब रीड करें कैश रिसीव शीट या रेमिटेंस लिस्ट किसे कहते हैं? रीड करना है. हाँ, रीड करें, बताएं. Cash receipts or remittance lists may be used to collect receipts ready for recording. Businesses which do not have a cash register still need to record their money received from sales when they have met. Every small shop and businesses will probably just write down on a piece of paper the money received as they sell something. Now the cash here means cash received, cards or any other form of, receipt. This is basic cash receipt sheet.
मतलब इसमें लिखा हुआ है, मतलब कि जैसे कैश रिसीप्ट और जो मेंटेनेंस लिस्ट होती है वो यूज होती है कलेक्ट रिसीव करने के लिए, जो रिकॉर्डिंग के लिए तैयार होती है। दोबारा बोलिएगा। अब जो बिजनेस होता है जिसके, दोबारा बोलें क्या मैं कह कह रही रही हूँ जो कैश रिसीप्ट, मैं कह रही हूँ जो कैश रिसीप्ट एंड मेंटेनेंस लिस्ट होती है हम्म। वो यूज होती है कलेक्ट रिसीव करने के लिए, जो रेडी होते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। जो आप और लिखा हुआ कलेक्ट है करते कि हो जो बिजनेस, शीट्स, ठीक है, वो आपकी कहाँ रिकॉर्ड होंगी भाई? जी, कैश रिसीव शीट्स में। आगे क्या कैश बात लिखी है? रिसीप्ट में। businesses which do not have a cash register still need to record money। अब जिनके पास कैश रजिस्टर नहीं है तो वो क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग तो करेंगे, तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश रिसीव शीट्स में या रेमिटेंस लिस्ट में। ठीक है। From जी, sales they have made, जी, very small shops or business will probably just write down on a piece of paper the money receive। ये तो हमने देखा है कि भाई छोटे मोटे दुकानदार क्या करते हैं, जैसे ही आपको रिसीव होता है, या छोटे बिजनेसेस करते हैं क्या, जब रिसीव होता है तो उनके पास इतनी प्रॉपर फॉर्म में काम नहीं हो रहा था कि उनके ऊपर सॉफ्टवेयर्स या फिर मशीनरी का यूज हो रहा हो कि वो कंप्यूटर पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर उन्होंने खास इस तरह का रजिस्टर बनाया है। वो एक तरह की छोटी जगह पे या छोटी मोटी कॉपीज में इन चीजों को रिकॉर्ड करते रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, क्या लिखा है? नोट जी, दैट कैश हियर मींस कैश चेक। अब किसी भी फॉर्म में हो कैश तो वो क्या है? कैश है। दिस इज द बेसिक कैश रिसीव शीट। क्लियर? जी, कोई सवाल? ये एक तरह का फॉर्मेट है आपके पास। प्रिंटेड होती है, कैसी होती है? इसमें और क्या क्या होगा? अकाउंट नंबर होता है, कैश रिसीव शीट नंबर होता है, बैंक अकाउंट नंबर होगा, और टोटल रिसीट्स। अच्छा, पोस्टिंग कैश रिसीट टू द जर्नल लेजर कैसे करोगे? यह हमने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ लिया है, चैप्टर 1 और 2 में। तो बिल्कुल वैसे ही है। जब आपके पास रिसीट्स आ जाती हैं, आप रिसीविंग कर लेते हो, तो उसको जर्नल लेजर तक कैसे पहुंचाते हो? ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग होती है। और रिकॉर्डिंग के बाद अगर तो हमने ये रिसीविंग देखी और ऑन द स्पॉट आपकी पेमेंट हो गई है, हमने कैश ट्रांजैक्शन की बात करी, तो कैश ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होगी? बुक ऑफ प्राइम एंट्री में। कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में? कैश बुक में। वहां तो आपके पास बात आ जाती है। ठीक है। इसके अलावा जब आप क्रेडिट सेल करते हो जी, तो आपके पास लेजर्स जो बनेंगे वो सिर्फ कैश बुक का मतलब कैश नहीं बनेगा, कैश में बाद में जाएगी जब आप रिसीव कर लोगे। उससे पहले तो रिसीवर्स की बात रहेगी, है ना? यानी आपने रिसीवर्स की बात करी थी। जी, ट्रेड रिसीबल था, तमाम इंडिविजुअल के रिसीवर्स अकाउंट बनते थे, फिर उसको आप कंट्रोल लेजर में डालते थे, ऐसा ही था। जी, और जब कलेक्ट हो जाता था तो फिर आप कंट्रोल जो कैश कैश कलेक्शन का था उसमें भी आप लिखते थे। वही तमाम चीजें, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और वही देखो, उसी तरह से ट्रांजैक्शन हो रही है, और ये जनाब आपकी लेजर्स में भी पोस्ट कर दी जा रही है। क्लियर है? अब ये तमाम चीजों पे देखो, एंट्रीज आपने बनाना सीख ली थी। एंट्रीज की प्रैक्टिस करना, लेजर्स की आपने प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है। इनको अच्छे से करेंगे तो आपके लिए FA1 बहुत आसान हो जाएगा। कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिसीट्स रिकॉर्डिंग, ये चीज आपके लिए अब नई नहीं है, क्योंकि पहले होता था आप कंप्यूटर मैनुअल काम जब कर रहे थे तो कंप्यूटराइज सिस्टम आप यूज नहीं करते थे। अब आप हर जगह पे देखते हो कि कंप्यूटराइज सिस्टम फॉलो होता है। मैनुअल बहुत कम रह गया है, या फिर छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता होगा। अभी क्या है, हर जगह कंप्यूटराइज सिस्टम आपका फॉलो होता है। अब इससे आपने फॉर एग्जाम्पल, आप इम्तियाज जाते हो तो इम्तियाज में जब आपके पास रिसीट बनाने की बात आती है, आप पेमेंट करते हो, वो आपको रिसीट देते हैं, तो उसके थ्रू भी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। वो स्कैन करते हैं, साथ साथ उनको पता चलता रहता है कि भाई आपके कौन कौन से आइटम सेल हो चुके हैं।
कितने आपके पास बैकएंड पे पड़े हैं, उसकी सेल्स कितनी हुई है, यानी कि आपकी कौन कौन सी कंपनी की सेल हो चुकी है, कितने लीटर वाला कौन सा पैकेज गया है, तो ये तमाम पैकेजिंग गई है, वो सब आपको पता चलता रहता है। ठीक है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, वैसे ही आपके प्रिंसिपल को फॉलो करता है जैसे मैनुअल है, लेकिन जस्ट आपका काम आसान करता है। काम में आपका जो आपका पेपर वर्क है उसको भी रिड्यूस करता है, साथ साथ आपके काम को एफिशिएंटली तेजी से कर रहा होता है। एरर्स, कुछ चांसेस हो जाते हैं कि आपने नंबर गलत डाल दिया, या आपने वो ट्रेन पर्सन नहीं रखा, तब भी एरर हो सकते हैं। लेकिन इन चीजों से आपका मिनिमाइज एरर करने के चांसेस हो सकते हैं जब आप ट्रेन कर दो, या फिर आप एरर फ्री कर दो। आपने जैसे स्कैन की बात करी, उससे आपके एरर कम हो जाते हैं। बहरहाल, तो कंप्यूटराइज सिस्टम आजकल ज्यादा फॉलो हो रहा है क्योंकि आसान है, क्विक है और एफिशिएंटली है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने मैनुअल की बात पढ़ी थी। इसको रीड कर लेना। अच्छा, मिसलेनियस रिसीट्स कौन सी होती हैं, इसको पढ़ लें। देखो, वैसे ही आपका लेजर बनेगा, बिल्कुल वैसे ही, कोई अलग चीज नहीं होगी। आप रिसीविंग बैंक के थ्रू करो, आप रिसीविंग कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू करो, वॉट एवर, इसमें कोई इतनी चेंजेस नहीं आएगी। यहाँ के बाद हमारा चैप्टर वाइंड अप होता है। इसको रीड कर रहा हूँ, मुझे बताएं कोई इसमें सवाल, कोई ऐसी चीज जो रह गई हो समझने से। मानूर, जी पढ़ने नहीं, इसको। कोई भी सब सही है। सही है, समझ आया। जी। मिसलेनियस और ये पढ़ो, जी। मिसलेनियस किसे कहेंगे, यानी आपके पास डिफरेंट पर्पस पर्सपेक्टिव से आ जाती है ना। मिसेलियस। ठीक है, जी। तो मिसेलियस। तो आ जी। जाएगा। चैप्टर्स इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्या दिया जा रहा है, देखो जब भी पेमेंट कर रहे हो, हमने सेक्शन सी जो पढ़ा था वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे था, अब वो रिसीविंग और पेमेंट दोनों पे था। यहाँ पे भी आप रिसीविंग और पेमेंट की बात कर रहे हो, बट कब, जब कैश ट्रांजैक्शन, तो उसमें आप कंट्रोल की बात करोगे। इसमें आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो वो समझाया जाएगा, कैसे आप मनी को सिक्योर बना सकते हो, उनकी रिकॉर्डिंग कैसे करोगे। सेक्शन बी ये पूरा ही है, क्लियर है। जी यहाँ तक कोई सवाल? नहीं, अभी तक तो नहीं है कोई सवाल। अच्छा, तो आप यहाँ तक तमाम चैप्टर्स को अच्छे से रीड करिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिएगा, और इन केस आपको कोई मसला हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है? आज जी की ठीक क्लास है। तक रखते हैं, जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है। कल आपकी क्लास है ना? जी। जी है। ठीक है, फिर कल भी इसी तरह से हम क्लासेस लेंगे, क्लियर है, ताकि हम वेंसडे तक अपना पूरा कंप्लीट कर लें। जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।